नमस्कार दोस्तों, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज और मेरे साथ हैं मेरे साथी आशिफ रशीद। सलाम जी के प्रोग्राम है और बहुत कुछ खास और बहुत कुछ नया एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो सुबह की बेहतरीन शुरुआत हो चुकी है, हल्की हल्की धूप खिली हुई है और चाय की चुस्कियों के साथ हमें उम्मीद है कि हमारा प्रोग्राम आप जरूर देख रहे होंगे। वेलकम, गुड मॉर्निंग, आदाब, बहुत खुशामदीद, आपका वेलकम, स्वागत इस हमारे खास प्रोग्राम में। सुबह 8:30 से 9:30 1 घंटे का ये प्रोग्राम और दिल्ली के स्टूडियो से लाइव आप तक पहुंचाते हैं हम। और इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ और सिर्फ जो पिछले 24 घंटों में या अगले 48 घंटों के अंदर आने वाले वक्त में क्या कुछ घटने वाला है मुल्क के अंदर और रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर, सरहद पार के क्या कुछ हालात हैं, वो तमाम खबरें, तमाम अपडेट्स आप तक पल पल की पहुंचती हैं। और इस प्रोग्राम के जरिए हम उन तमाम खबरों को उनकी गहराई तक उनको खंगालने की कोशिश करते हैं, उन खबरों को उनकी जड़ तक पहुंचते हैं जो पिछले 24 घंटों में या आने वाले वक्त में सुर्खियों में बनी रहती हैं। आज के प्रोग्राम में भी आप तक कई अहम खबरें, कई अपडेट्स, सरहद के उस पार और इस पार क्या कुछ हो रहा है और साथ ही साथ सियासी सूरत हाल क्या है, चुनावी माहौल गर्म है और साथ ही साथ एक दूसरे पे जो इल्जामात का सिलसिला है वो लगातार जारी है। उसके साथ साथ पाकिस्तान और भारत की आपसे जिस तरीके से दोनों ममालिक के दरमियान 14 फरवरी के बाद हालात बने, उसके बाद क्या कुछ सूरत हाल है, कहां तक मामला बढ़ा है, बातचीत की क्या रास्ते या उम्मीद कोई दिख रही है, उन तमाम चीजों पे हम बात करेंगे। और साथ ही साथ रियासत जम्मू और कश्मीर में इस वक्त ताजा स्थिति क्या है, चाहे वो पॉलिटिकली हो या सिक्योरिटी के हिसाब से हो, वो तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करने से पहले सबसे इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो वस्ती कश्मीर के बडगाम से, जहां मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान आज सुबह एक बार फिर झड़प शुरू हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बडगाम में इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है, सेना के साथ एनकाउंटर लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, ऐसा कहा जा रहा है कि 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, लेकिन 5 सेना के जवान भी घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से आ रही है खबर बडगाम से, जहां 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, साथ ही 5 सेना के जवान भी घायल बताए गए हैं। छत्रगाम सुत्सू का इलाका बडगाम जिले में, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस को मुसद्दका इत्तला मिलने के बाद यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था फोर्सेस की जानिब से। 50 आरआर राष्ट्रीय राइफल्स के साथ साथ सीआरपीएफ और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने इस इलाके का मुहासरा किया और उसके बाद यहां पर मिलिटेंटों से कांटेक्ट हुआ आज सुबह। और से अब तक जो फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई है उसमें खबर यह आ रही है कि 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं, जबकि इस एनकाउंटर में अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 एहलकार जो हैं वो भी जख्मी बताए जा रहे हैं। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। 2 मिलिटेंट जो अभी तक की इतलात मौसूल हुई है, पुलिस की जानिब से अभी पुलिस का वर्जन या कोई इस तरह की बात सामने नहीं आई है कि किस तंजीम से वाबस्ता मिलिटेंट हलाक हुए हैं या क्या कुछ और भी मिलिटेंट हो सकते हैं। ताहम जो जराये के हवाले से अभी तक इतलात मौसूल हो रही है उसके मुताबिक 2 से 3 मिलिटेंट जिनकी इतलात इलाके में मौजूदगी की मिली थी फोर्सेस को, इनके खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया गया और एक ये जो बडगाम का छत्रगाम सुत्सू इलाका है, यहां पर एनकाउंटर स्टार्ट हो गया आज सुबह। जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ की मुश्तरका कार्रवाई, जिसमें अब तक 2 मिलिटेंटों की हलाकत की इतलात मौसूल। बिल्कुल, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। हम अपने संवाददाता से जुड़ने की कोशिश करेंगे, रऊफ के पास चलेंगे कि क्या कुछ उनके पास ताजा जानकारी है। कुछ देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं कि 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है, 5 सेना के जवान भी घायल बताए जाते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। रऊफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ हमारे साथ जुड़ने के लिए। रऊफ, इस वक्त की बड़ी खबर से हम अपने दर्शकों को रूबरू करवा रहे हैं। बडगाम में मुठभेड़ हो रही है, 2 आतंकवादी ढेर किए जा चुके हैं, 5 सेना के जवान भी घायल बताए जाते हैं। ये सुरसू इलाका है, सुरसू छत्रगाम का इलाका है। अगर देखा जाए ये पुलवामा से ही ये इलाका रिलेट करता है, पुलवामा का बॉर्डर माना जाता है, डिस्ट्रिक्ट बडगाम के अंदर पड़ता है। कहा जा रहा है कि रात को ही वहां पे पुलिस, सीआरपीएफ और बाकी एजेंसीज ने पूरे इलाके को कॉर्डन में लिया था और मिलिटेंट्स की प्रेजेंस की खबर मिली थी। और सर्च ऑपरेशन के दौरान रात के अंधेरे में ही कांटेक्ट हुआ और फिर एनकाउंटर शुरू हुआ। अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें 1 मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है और साथ ही कहा जा रहा है कि 5 जो सिक्योरिटी फोर्स एहलकार है वो इनिशियल स्टेज में ही जख्मी हुए हैं।
इत्तलात ये भी है सैयद रऊफ के दूसरा मिलिटेंट भी हलाक हुआ है, जबकि ऑपरेशन अभी फोर्सेस की जानिब से जारी है। ताजा सूरत हाल क्या है इस वक्त? देखिए, मैंने पहले कहा कि ऑफिशियली तौर कंफर्मेशन कुछ नहीं हो रही है, क्योंकि पुलिस अफसरान से बात हो रही है, उन्होंने कुछ कहने से अभी इनकार ही किया। उन्होंने खाली कहा कि एनकाउंटर बराबर जारी है, अभी कुछ कह नहीं सकते। हाँ, जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे दिख रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 मिलिटेंट्स हुए हैं, बट ऑफिशियली तौर जो एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस अफसरान है उन्होंने अभी कुछ कहने से इनकार किया है, और कहा जा रहा है कि 3 से 4 मिलिटेंट जैश के अंदर हो सकते हैं इस मकान में जहां पे एनकाउंटर चल रहा है। बिल्कुल रऊफ, यानी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई कि 2 आतंकवादी मार गिराए जा चुके हैं, आपका ये कहना है आपकी जो पुलिस से बातचीत हुई है? जी आज अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है किसी की हलाकत नहीं। हाँ, 5 ये फौजी एहलकारों के जख्मी होने की खबरें हैं जिसकी तस्दीक हुई है, बट एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। दूसरे के बारे में जो आप कह रहे हैं अभी ऑफिशियली तौर कोई कंफर्मेशन नहीं है, बराबर गोलियों का तबादला बराबर जारी है। और ये जो सुबह सुबह का वक्त है, हमने अक्सर देखा कि एनकाउंटर साइट पर झड़पों का सिलसिला भी रहता है, क्या वहां पर झड़पों का सिलसिला लगातार जारी है? इस वक्त आप वहां मौजूद हैं? देखिए अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है। और दूसरा ये कि ये जो इलाका है ये शायद श्रीनगर के नजदीक भी पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट बडगाम के नजदीक भी पड़ता है, तो काफी ये सेंसिटिव एरिया माना जाता है। तो इस वजह से लोग अभी घरों से बाहर नहीं, क्योंकि रात के अंधेरे में इस तरह का ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और फिर कांटेक्ट हुआ मिलिटेंट्स के बीच में। अभी लोग घरों से बाहर नहीं, और अभी लोगों को ज्यादा पता नहीं, क्योंकि इंटरनेट सर्विस को यहाँ पे डाउन कर दिया गया है श्रीनगर में और बडगाम में, तो लोगों को ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इस वजह से अभी ऐसा कुछ नहीं है। रऊफ, ये जो आतंकवादी हैं, अभी जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एक आतंकी मारा गया की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, तो क्या ये जैश के आतंकी हैं? क्या कोई आधिकारिक पुष्टि की जैश के आतंकी अभी छुपे हुए हैं और ये जैश के आतंकी ही है? देखिए, अनऑफिशियली यही कहा जा रहा है कि जैश मोहम्मद से इनका ताल्लुक है, और ये मिलिटेंट इनसे 4 मिलिटेंट है जो इस एरिया में कहा जा रहा है कि पिछले कई दिनों से थे वहां पे, और लगातार उन पे इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा था, गाड़ियों की भी तलाशी ली जा रही थी, और रात के आज अंधेरे में पूरे इलाके को कॉर्डन में लिया गया, और फिर जो ही कांटेक्ट हुआ तो फिर एनकाउंटर वहां पे शुरू हुआ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ, पूरी जानकारी के लिए। लगातार इस खबर पर हम अपडेट लेते रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। 2 आतंकवादी मारे गए हैं, एक की पुष्टि हो चुकी है और दूसरे की जिस तरीके से हमारे संवाददाता बता रहे थे अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन खबर यह है कि 2 आतंकवादी बडगाम में मार गिराए जा चुके हैं। सेना को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 से 4 आतंकी अभी भी छुपे हुए हैं। सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है और जैश के आतंकियों का काम तमाम सेना लगातार कर रही है। बिल्कुल, ये वस्ती कश्मीर की बात। तो इधर अगर शुमाली कश्मीर की बात करें तो कल यहां लंगेट में भी एनकाउंटर में एक मिलिटेंट मारा गया, जो सोपोर का बताया गया, और बताया ये जा रहा था कि कल ही इंतजामिया की तरफ से एहतियातन स्कूल और कॉलेज जो हंदवारा में है वो बंद कर दिए गए हैं, जबकि आज दोबारा अभी इंतजामिया की तरफ से एहतियातन तालीमी इदारों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। कल झड़प के बाद जिस तरीके से हालात बने थे, दोबारा पुरतनाव हालात ना बने, किसी को कोई नुकसान ना आए या किसी तरह के मुजाहिरे ना देखने को मिले, ऐसे में एहतियातन तालीमी इदारों को आज भी बंद रखने का फैसला लिया गया है सोपोर में। जबकि दूसरी जानिब शोपिया में भी 3 मिलिटेंटों की हलाकत हुई थी, जिसके बाद हालात पुरतनाव हुए थे। हम आज हालात पुरअमन बताए जा रहे हैं। जरूर कारोबारी इदारे बंद हो सकते हैं, लेकिन ऐसे में हालात जो हैं वो पूरे कंट्रोल में। तो इस साल की अगर बात करें हर्ष, तो लेथपुरा जो फिदाइन हमला है जो 14 फरवरी को हुआ, उसके बाद अब तक 14 झड़पों में कुल 30 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। खास तौर से जुनूबी कश्मीर में इसमें सबसे ज्यादा जो एनकाउंटर्स बताए गए हैं, और शुमाली और जुनूबी कश्मीर के साथ साथ सेंट्रल कश्मीर जो है और या वस्ती कश्मीर जो है, वहां पर भी इन 14 झड़पों में ये जो एक पूरी फहरिस्त है उसमें से कुछ झड़पें जो है यहां भी देखने को मिली, और अब तक 30 मिलिटेंट जो है 14 फरवरी के बाद मारे जा चुके हैं। 35 के जैश आतंकी एक्टिव हैं, जिनको लगातार सेना मारने का काम करे। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अभी लगभग 30 आतंकवादियों का काम तमाम किया जा चुका है। वहीं पर अगर बात करें, अभी और आतंकवादी एक्टिव है जिसका सेना लगातार
खात्मा कर रही है। तो कश्मीर की ये बात हुई। अब आसिफ, अगली खबर का हम रुख करेंगे, क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर जहां हम कश्मीर से अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि लगातार मुठभेड़ चल रही है। अगर सीमावर्ती इलाकों का हाल अपने दर्शकों को बताएं तो सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन जारी है। इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर, पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर लगातार किया जा रहा है। खबर यह है कि पूंछ में पाकिस्तान ने सीज फायर उल्लंघन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन एक बार फिर किया गया। जहां पिछले दिनों पाकिस्तान लगातार सीज फायर उल्लंघन कर रहा है, हमारे सेना का जवान भी शहीद हुआ था पूंछ में, वहीं एक बार फिर पूंछ में लगातार गोलीबारी का सिलसिला जारी है। आसिफ, बिल्कुल, सरहद पर तनाव दोनों ममालिक के दरमियान अब भी बरकरार और सरहद से आर पार जो गोलीबारी का सिलसिला है, जो गोलियों का तबादला और शेलिंग जो हो रही है, वो आज सुबह एक बार फिर शुरू हुई। करीब 7:45 बजे 7:40 के आसपास जो पहली अपडेट आई उसके मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से नाजंग मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की गई और मनकोट के साथ साथ खड़ी सेक्टर में भी पाकिस्तान ने आज मोर्टार और शेल दागे। हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे ताजा अहवाल जो है वो भी जानेंगे और तमाम जो अपडेट्स हैं वो बताएंगे। जमशीद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशीद, क्या ताजा सूरत हाल है, किन किन इलाकों में इस वक्त शेलिंग हो रही है? सुबह एक बार फिर 5:30 बजे के आसपास पाकिस्तान की तरफ से नाजंग मुआहिदे की खिलाफवर्जी का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें पूंछ के माल्टी, खड़ी और सलोत्री इलाके में लगातार सुबह 5 बजे के बाद ही गोलाबारी का सिलसिला जारी है, जिसमें लोगों में एक बार फिर डर व खौफ काफी देखने को मिला है, क्योंकि 2 दिन की खामोशी के बाद एक बार फिर पाकिस्तान ने जंग मुआहिदे की खिलाफवर्जी का सिलसिला शुरू किया है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से लगातार इसी लाइन ऑफ कंट्रोल में पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की जा रही है, जिसमें लोगों में डर व खौफ काफी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसी साल में अगर हम बात करें तो 4 आम शहरी भी इस गोलाबारी में हलाक हो चुके हैं। उसके बाद लगातार पाकिस्तान की गोलाबारी से अब लोगों में काफी डर व खौफ देखने को मिल रहा है और सुबह 5:30 बजे के आसपास ही पाकिस्तान ने सलोत्री, माल्टी और खड़ी में गोलाबारी का सिलसिला शुरू किया। जमशीद, क्या किसी जान माल के नुकसान की अभी कोई खबर मिली हो, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर उल्लंघन किया जाता है, आम लोगों को काफी नुकसान होता है, इसमें किसी का घर को नुकसान हुआ हो? जी, अभी तो किसी जानी व माली नुकसान की खबर नहीं है, मगर घरों को नुकसान तो पहुंचना एक आम सी बात है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, क्योंकि गोलाबारी में अमूमन हम देखते हैं कि घरों को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इस गोलाबारी में हमेशा पाकिस्तान की गोलाबारी में रिहायशी इलाके में शहजाद में आते हैं, जिससे घरों को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इसमें इससे अपनी माल जान, बच्चों की हिफाजत और अपने माल जान के लिए कई तरह के खुद भी इंतजाम किए हुए हैं, क्योंकि कच्चे घर भी इन लोगों ने अपने पास बना के रखे हैं, जहाँ इस गोलाबारी के दौरान वो निकलते हुए, क्योंकि जो जितने इन इलाकों में जितने भी पक्के घर हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान इस गोलाबारी से पहुंचता है, और कच्चे घरों की में जो लोग होते हैं वो फिर भी हिफाजत थोड़े से बच सकते हैं, मगर जिस तरह पाकिस्तान लगातार गोलाबारी कर रहा है, हमने देखा भी है कि सलोत्री इलाका ये वही इलाका है जहाँ पाकिस्तान में कुछ देर पहले, कुछ माह पहले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद, पूरी जानकारी हमें देने के लिए। लगातार इस खबर पर हम अपडेट लेते रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, पूंछ में लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन हो रहा है और अभी लगातार गोलीबारी का सिलसिला जारी है। जिस तरीके से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि अभी भी वहां से गोलीबारी की आवाजें आ रही हैं और लोग दहशत में हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन कर दिया गया। तो माल्टी, मनकोट और महेंद्र सेक्टर के साथ साथ पुंछ में भी इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से नाजंग मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हुई है। आज सुबह करीब 5 बजे शेलिंग और जो छोटे खुदकार हथियार हैं या बड़े हथियार हैं, दोनों का इस्तेमाल पाकिस्तान की जानिब से किया जा रहा है। ताहम सरहद के इस पार से भी फौज और बीएसएफ के जवानों से पाकिस्तान को मौसर जवाब दिया जा रहा है और अच्छी खबर यह है कि अभी तक किसी जान या माल के नुकसान की इतलात नहीं मिली है। ये थी सरहद और साथ ही साथ सिक्योरिटी सूरत हाल रियासत के अंदर क्या कुछ है। और अब जरा रुख करते हैं, रियासत में सियासी हलचल पिछले कुछ दिनों से तेज है और आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका है और उससे पहले जो एक दूसरे पे इल्जामात का सिलसिला वो लगातार जारी है सियासी जमातों की तरफ से, और न सिर्फ इल्जामात का सिलसिला जारी है बल्कि कोशिश ही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स, ज्यादा से ज्यादा हिमायती अपनी पार्टियों के साथ जोड़े जाएं, एक दूसरे पर तरह तरह के इल्जामात और एक दूसरे पर सबकत हासिल करने का सिलसिला वो लगातार जारी है। और एक रिपोर्ट हमारे सामने है, उसके मुताबिक पिछले 5 सालों में हालात ज्यादा खराब हुए हैं, यानी ज्यादा लोग ये सोचते हैं कि कश्मीर में पिछले 5 सालों में जो है हालात ज्यादा खराब हुए, लेकिन इसके लिए एक बड़ा फैक्टर रिपोर्ट के मुताबिक जो एक रिसर्च सेंटर है अमेरिकन बेस्ड वाशिंगटन में, उसके मुताबिक
पाकिस्तान जो है इन खराब हालातों को, जो वादी में इस वक्त हालात खराब हैं, उसके लिए पाकिस्तान सीधे तौर पर जिम्मेवार है, क्योंकि टेररिज्म दोनों ममालिक के दरमियान जो है दहशतगर्द हमले वो लगातार बढ़ रहे हैं और वो इन ममालिक को दोनों में जो फासले हैं वो बढ़ रहे हैं, उसके लिए यानी पाकिस्तान जिम्मेदार है। एक तरफ रिपोर्ट ये कहती है कि 5 साल में जो है हालात खराब हुए हैं, लोगों का ये मानना है, ज्यादातर लोगों का, उसका बड़ा फैक्टर टेररिज्म। तो दूसरी जानिब इसी में कल वजीर आजम साहब का जम्मू कश्मीर का दौरा था। जम्मू के अखनूर में उन्होंने मेरठ से, उसके बाद दूसरी जगह उन्होंने रैली की, उत्तराखंड में गए, उत्तराखंड से सीधा जम्मू का रुख किया और शाम 5 से 5:30 के बीच में जब उन्होंने यहां रैली शुरू की और हजारों लोगों की तादाद यहां हर्ष देखने को मिली। और खास बात यह थी कि जम्मू शहर के अंदर अगर कोई बड़ा मैदान नहीं था, ताहम जम्मू से थोड़ा साइड पे यानी अखनूर में किसानों से पहले ही कहा गया था कि वो फसलें काट दे और एक बड़ा मैदान तैयार कर लिया था। बीजेपी ने पूरी तैयारियां की और उसके बाद वजीर आजम ने यहां हजारों लोगों की भीड़ को कल अपने रैली में खिताब किया और इस दौरान वो एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले जो सियासी जमातों पर या अपोजिशन पर उनके देखने को मिले और खासतौर से मौजूदा सूरत हाल, एयर स्ट्राइक और साथ ही साथ कश्मीरी पंडितों का मामला, कई अहम मामला पर वजीर आजम साहब की बात सामने आई और उन्होंने साफ तौर पर अपोजिशन को जिम्मेदार ठहराया। और बड़ी बात यह कि मिलिटेंसी और मौजूदा सूरत हाल के लिए कांग्रेस, एनसी और पीडीपी बराबर के शरीक हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जम्मू पहुंचे। जम्मू में उन्होंने कई सारी बातें कही। हमने भी आपको सुनाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के हालात के लिए सीधे तौर पर कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिम्मेदार ठहराया। पीएम मोदी ने कहा कि इस वक्त जो कश्मीर में हालात बने हैं वो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की वजह से बने हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो कश्मीर में कार्रवाई की जा रही है उससे उनको दर्द हो रहा है। हमारी सरकार लगातार ऐसी गैर कानूनी कार्रवाई जो करते हैं उन पर लगातार शिकंजा कस रही है। कश्मीर में कड़ी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां, रीजनल राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो पाकिस्तान की भाषा बोल रही हैं। यहां पर जब वो भाषा बोलते हैं तो पाकिस्तान में तालियां बजती हैं, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। नरेंद्र मोदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जब सरकार में थी कश्मीर के हालात ज्यादा बिगड़े। सीधे सीधे तौर पर उन्होंने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले क्या कुछ कहा वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। सीमा पार आतंकियों की फैक्ट्री चलाने वाले आज खौफ में है, डर के साए में जी रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत को दहलाने के लिए सीमा पार से आने वाले आतंकी भी 100 बार सोच रहे हैं। आज आतंकी और आतंक के सरपरस्त ये दुआएं मांग रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान का टीवी देखोगे तो पता चल जाएगा, सोशल मीडिया में भरपूर आ रहा है। वहां पर यही है, वो दुआएं मांग रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, चौकीदार उससे जैसे तैसे छुटकारा मिले। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक उम्मीदवार द्वारा अनाप शयान बयानबाजी की गई, ये पूरे देश ने देखा है। देश ये भी देख रहा है कि कैसे कांग्रेस ने इन लोगों से हाथ मिलाया हुआ है। आज कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की साझेदारी ने एक चक्र पूरा कर दिया है। इन्हीं की ही साझेदारी का परिणाम है कि इतने वर्षों तक कश्मीरी पंडितों को इतना कुछ सहना पड़ा। आतंक का जो जहर जम्मू कश्मीर में घुला है
उसके बड़े जिम्मेदार भी यही 3 दल है। सीमा पार। तो आपने सुना कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे सीधे ये आरोप लगा रहे हैं कि कश्मीर के हालातों की जिम्मेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और कांग्रेस भी उनके साथ मिली हुई है। कश्मीरी पंडितों के बारे में भी उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों के जो हालात हुए कश्मीर में, उनकी जिम्मेदार भी वही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस को निशाने पर लिया है। इस पर तो रविंदर शर्मा इस वक्त कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रविंद्र जी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू पहुंचे, हमने भी सुना, आपने भी सुना कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के लिए कह रहे हैं, गठबंधन पे सीधे तौर पर उन्होंने निशाना साधा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की भाषा बोल रही है और उसी के साथ कांग्रेस आज जा मिली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो जिन पार्टियों का जिक्र करते हैं उनके साथ उनका गठबंधन रह चुका है और पीडीपी के साथ चंद महीने पहले ही उनका गठबंधन था और हमारा पीडीपी के साथ कोई सीट शेयरिंग का अलायंस है नहीं। उन्होंने अगर कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को वो यहाँ जिताना नहीं चाहते, वो उनका अपना निजी फैसला है, उसका क्या सरोकार है कांग्रेस के साथ। और दूसरा, नेशनल कांग्रेस के बारामूला सीट के कैंडिडेट अगर किसी ने कहा तो कोई सीट शेयरिंग, वहां तो हम चुनाव लड़ रहे हैं उनके खिलाफ और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोई गठबंधन नहीं है। उस तरह का एक सीट शेयरिंग अरेंजमेंट है, उनकी अपनी पार्टी है। अगर कोई गलत कहते हैं तो नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप को चाहिए तो अपने लीडर, ऐसे लीडर जो गैर जिम्मेदाराना और आपत्तिजनक बयान देते हैं उनको कंट्रोल करें और हम उन चीजों को कंडेम करते हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उनके तो उप मुख्यमंत्री उस वक्त कहते थे कि बुरहान वानी को मारना एक हादसा था, जो महबूबा मुफ्ती जी ने कहा तो उन्होंने पूरा एंडोर्स किया। और अकबर लोन जी ने जब असेंबली के अंदर नारा लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद का तो उनके कविंदर गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर से बताइए क्या कार्रवाई की उन्होंने। ये नारे तो असेंबली हाउस के अंदर वो लगा चुके हैं। तो इसलिए मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के पास कांग्रेस के खिलाफ बोलने को और कुछ न होने की वजह से ये इस तरह की बातें करके वो देश की भावनाओं के तो रविंद्र जी, आप मानते हैं कि अकबर लोन ने जो बोला, पाकिस्तान की भाषा बोली, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई उनकी लीडरशिप करनी। मजम्मत और कंडम करते हैं, जो जिसको पाकिस्तान से प्यार है वो पाकिस्तान के तरफ जाए। हमें कांग्रेस पार्टी आतंकवाद का विक्टिम रही है, हमने 2 प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री खोए हैं और हम आतंकवाद पे कोई कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकते। लेकिन प्रधानमंत्री के लेवल पे एक शख्स जो है, इस देश का प्रधानमंत्री इस तरह की ओछी राजनीति पे आ जाए, वो कांग्रेस पार्टी को उनके साथ खड़ा करे अलगाववाद और आतंकवाद के साथ, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। एक और बड़ी बात है, कश्मीरी पंडितों के लिए भी बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बोला कि कश्मीरी पंडित के जब हालात बने थे उसके लिए पिछली सरकारें जिम्मेदार हैं, उस पर भी निशाना साधा है प्रधानमंत्री ने। कश्मीरी पंडित आतंकवाद के विक्टिम हैं और उस वक्त यहाँ पे गवर्नर रूल था दिल्ली में, बीजेपी समर्थक जो वहाँ पे सरकार थी उस वक्त जो है वो जनता दल की सरकार थी दिल्ली के अंदर। जब यहाँ पे आतंकवाद जो है वो 90s में जब आया तो उस वक्त जब गवर्नर जगमोहन साहब थे और यहाँ पे दिल्ली में कौन थे, मोदी सिंह और बीपी सिंह जी की सरकार थी और उसमें कांग्रेस का क्या सरोकार है। कांग्रेस ने हमेशा कश्मीरी पंडित भाई जो हैं उनके साथ सहानुभूति की है कि वो कश्मीर वादी के नागरिक हैं और उनको वहां से भगाया गया, आतंकवाद और अलगाववाद के चलते हुए उनका कत्लेआम किया गया। तो उसमें जितना दर्द उनको, उससे ज्यादा पीड़ा तो हमको है। और हमारे तो पूर्व पंडित जवाहरलाल नेहरू उसी परिवार से थे और इसलिए ये बातें आज करना कश्मीरी पंडितों के लिए किया क्या। 5 साल की मोदी सरकार ने उनको क्यों नहीं वापस कहीं भेज सके। जो कॉलोनीज हमने बनाई थी, ट्रांजिट अकोमोडेशन हमने बनाई थी, जो अभी जवाब आया कि जो पैकेज था वो मनमोहन सिंह जी की सरकार का पैकेज के तहत ही 2900 बच्चे जो हैं, 3000 जो यूथ हैं, उनको हमारी वजह से नौकरियां मिलकर और कश्मीर में रह रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार के अंदर कोई एक नौकरी भी नहीं मिली कश्मीरी पंडितों को। ये देश की भावनाओं को बटोरने के लिए, वोट बटोरने के लिए उनके लिए आंसू बहाते हैं। लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए ये कहते थे हम सेपरेट कॉलोनी बनाएंगे, उनको बचाएंगे, तो क्या हुआ 5 साल में, 60 महीने में, वो बताएं ना। जी
तो रविंदर जी, एक चीज ये भी है कि दोनों पार्टियों की तरफ से लगातार एक दूसरे पे ये बयानबाजी की जाती है, ताहम ऐसे में जो है फिर से कश्मीरी पंडित जो है शिकार हो रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं इस चीज की अब जरूरत नहीं है क्या कि दोनों पार्टियां एक साथ आएं और दोनों का एक ऐसा कदम जो उनके बेघर लोगों को वापस घर लौटा सके? जो राजनीति करते हैं भारतीय जनता पार्टी, उनको बसाना या उनका मसला सुलझाना नहीं चाहती जी। इन्होंने, मैं आपको ये कहूंगा ईमानदारी से कि जब वो सत्ता में आए उन्होंने कहा कि हमने चीफ मिनिस्टर को कह दिया और बात हो गई, उन्होंने मान लिया कि हम उनके लिए सेपरेट वहाँ टाउनशिप बनाएंगे। मुझे बताइए क्या हुआ? इन्होंने बयान पहले दिया, कार्रवाई कुछ हुई नहीं, उसके बाद उसका काउंटर रिएक्शन हुआ, कश्मीर के हालात खराब हो। चलिए ये तो कश्मीरी पंडितों का मसला ये हल नहीं करना चाहते, हम पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। लेकिन रविंदर जी, अगर मान लीजिए अगर आप सरकार में आते हैं तो आप क्या कुछ करेंगे कश्मीरी पंडितों के लिए? क्या उनकी हमने उनके लिए किया जी, हमने उनके लिए टाउनशिप, आइए जगती नगरोटा में देखिए कि जो कर सकते थे 2100 करोड़ रुपए का मनमोहन सिंह जी की सरकार में खुद जहाँ एक सैटेलाइट टाउनशिप उनके लिए बना, उनके लिए 6000 नौकरियों का पैकेज के फेज वाइज वो बच्चे जो हैं कश्मीर संभाग में ही लगे, क्योंकि उनका घर है वो, और हमने 3000 बच्चों को नौकरियां वहां लगाई। उनके लिए टाउनशिप वहां जो है वो कंपोजिट कॉलोनी वहां बनी, ट्रांजिट अकोमोडेशन की, जहाँ पे वो बच्चे रह रहे हैं। वो शेखपुरा बडगाम में रहे हैं, बारामूला में हैं, 2-3-4 जगह जो आइडेंटिफाइड जहाँ थी जहाँ वो सिक्योर भी फील करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी हमारे साथ बातचीत के लिए। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सीनियर साथी विनोद कुमार भी जुड़ चुके हैं। पूरी खबर पर नजर बनाए हुए विनोद कुमार पूरी समझ रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद, अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कल हमने भी सुना, आपने भी सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कांग्रेस को निशाने पर लिया। अभी हम रविंदर शर्मा जी को सुन रहे थे। रविंदर शर्मा कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों के लिए हमने भी किया, कश्मीरी पंडितों को हम वापस लाना चाहते हैं। बीजेपी कह रही है कि कश्मीरी पंडितों का हाल पिछली सरकारों की वजह से ही है। तो क्या ये चुनावी एक स्टंट है? क्योंकि आपने देखा कि जब भी ये भाषण हो रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, पाकिस्तान इन चुनावों के में आ रहा है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पीडीपी को निशाने पर ले रही है। तो क्या ये चुनावी स्टंट माना जाए या फिर कुछ और? देखिए, हर साल जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, खासतौर पर जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, तब हर एक सियासी जमात को कश्मीरी पंडितों की याद आती है। बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहता हूँ, रविंद्र शर्मा जी को सुन रहा था, 10 सालों में कांग्रेस या यूपीए सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया? बिल्कुल। और आज 5 सालों में इनकी एक्सपेक्टेशन इनको क्यों लग रही है कांग्रेस वालों को कि इतनी जल्दी कश्मीरी पंडितों की वापसी हो जाएगी? किसी भी सरकार ने गंभीरता से इस इशू को नहीं लिया है, और यही वजह है कश्मीरी विस्थापित पंडित आज भी दरबदर हो रहे हैं। और कोई भी सरकार, कोई भी सियासी समाज गंभीर होती तो आज शायद इस मसले का समाधान हो चुका होता। मैं रविंद्र शर्मा को भी सुन रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मैंने सुना, अरुण जेटली ने भी जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसको भी मैंने सुना। तो नेक्शल में यह है कि ये सिर्फ सियासी स्टंट होते हैं। लेकिन आज जनता कांग्रेस से इस बात का जवाब जरूर मांग रही है कि जिस पार्टी से हाथ मिला करके, जिसका दामन पकड़ करके वो लोकसभा के रास्ते यानी लोकसभा का किवाड़ के पास पहुंचना चाहते हैं, उस पार्टी के एक लीडर ने, एक उम्मीदवार ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, पाकिस्तान किया, उसको एक्सपोज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। विनोद, हमने भी सुना जावेद राणा भी पाकिस्तान के तरह भाषा बोल रहे हैं, अकबर लोन साहब भी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान की भाषा बोल रही है उसके साथ कांग्रेस जा मिली है। रविंदर शर्मा को हम सुन रहे थे, रविंदर शर्मा कह रहे थे कि अकबर लोन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल तो यही उठता है ना कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जा मिली है, तो क्या सत्ता पाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है? देखिए, इससे पहले जब बाई इलेक्शन हुए थे श्रीनगर सीट के लिए, जिसमें तारिक हमीद करा ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ा था और उसके बाद वहां पे सीट खाली हुई थी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उस इलेक्शन को लड़ रहे थे, और उसके बदले में
नेशनल कॉन्फ्रेंस में अनंतनाग में कांग्रेस को समर्थन करना था। उस दौरान भी इसी भाषा का इस्तेमाल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला करते रहे हैं, पाकिस्तान का समर्थन करते रहे हैं, और वो उन लोगों का समर्थन करते रहे हैं जब इनकाउंटर के दौरान जो लोग पत्थरबाजी करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थर मारते हैं, उनको ये कहा जाता है कि वो किसी काज के लिए कर रहे हैं, उन्होंने नौकरी नहीं लेनी है, उन्होंने एमएलए नहीं बनाया। तब भी कांग्रेस उस डाइस को शेयर करती रही है। आज भी कांग्रेस उन लोगों का समर्थन कर रही है जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करते हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान के गुण गाते हैं। लेकिन भाजपा पर भी एक प्रश्न उठता है, आज उनको अकबर लोन याद आ रहा है क्योंकि सत्ता से बाहर है। जिस दिन हाउस के अंदर अकबर लोन ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, उस दिन स्पीकर भारतीय जनता पार्टी का कविंद्र गुप्ता थे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये खुद डॉक्टर निर्मल सिंह थे। रविंदर रैना खुद को बड़ा पावरफुल मानते, खुद को बड़ा फायरब्रांड नेता मानते, वो भी हाउस के अंदर थे। तब इन्होंने क्यों नहीं किया, आज इनको क्यों याद आ रही है? विनोद जी, ओवरऑल अगर इस दौरे की बात करें, हो सकता है वजीर आजम साहब का ये आखिरी दौरा था इंतखाबात से पहले, तो ऐसे में आम इंसान की क्या राय है, दूसरी तरफ अपोजिशन का है, क्या कुछ उस खेमे में है, या डेवलपमेंटल इश्यूज, तमाम तर चीजें क्या इस वक्त रियासत की आवाम सोचती है कल के इसके दौरे को लेकर? क्योंकि वजीर आजम साहब ने जहां मुल्क की सिक्योरिटी का हवाला दिया, बात की, साथ ही साथ डेवलपमेंटल इश्यूज, अपनी जो 5 साल का जो काम था वो भी गिनवाया आवाम के दरमियान उनने। देखिए, कल करंट था लोगों में, जो लोग आए हुए थे उनमें जोश भी था। जोश के साथ साथ जिस तरीके से उनका अंदाज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो ऐसा अंदाज से एड्रेस करते हैं, संबोधन करते हैं कि हर एक व्यक्ति को लगता है कि मेरे साथ सीधा संवाद प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस वक्त देश में ऐसा कोई नेता हो जो इतने अच्छे तरीके से संवाद करता हो और हर एक व्यक्ति को लगे कि ये मेरी ही बात कर रहा है। तो इस रैली का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, और यही एक वजह है कि इस रैली के बाद से कांग्रेस सक्रिय हो गई है और कांग्रेस को किसी न किसी तरीके से या तो प्रियंका वाड्रा को यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं या राहुल गांधी को यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो दुबल वाली सीट है जिसके साइड से रमन भल्ला खड़े हुए हैं, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के प्रत्याशी, 3 पार्टियों के एक प्रत्याशी खड़े हैं, उस सीट को कैसे जीता जाए, ये कल की रैली के बाद सभी पार्टियों से। विनोद, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। आप पूरी इस चुनावी समर में लोगों के पास जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है आपको सब कुछ पता है। अगर बात करें पार्टियों की, चाहे रीजनल पार्टी की बात कर ली जाए, प्रधानमंत्री कल पहुंचे हैं, आपने देखा आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन लोगों के जो मुद्दे हैं, सड़क, पानी, बिजली, वो कहीं गायब है, किसी के जुबान से ये नहीं निकल रहा। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, आपने देखा स्थानीय निकाय चुनाव हुए, पंचायत चुनाव हुए, लोगों का कहना था कि हम विकास के मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं, हमारे यहाँ सड़क नहीं है, हमारे यहाँ बिजली नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है। लेकिन अब जब चुनावी समर है, चुनावी सीजन है, किसी के मुंह से सड़क, पानी, विकास का मुद्दा नहीं दिख रहा। डेफिनेटली ये हमारे जो लोकतंत्र है उसकी बदकिस्मती है कि जब पीक पे चुनाव आते हैं तब हम ये इशू भूल जाते हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, डेवलपमेंट इशू जो है उसको हम भूल जाते हैं। फिर आ जाते हैं इमोशनल इश्यूज, फिर आ जाते हैं आपके एक दूसरे पे तंज करने के इशू, चौकीदार बनाम चौकीदार चोर है, इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं। आज कोई भी कैंडिडेट इस तरह के इश्यूज नहीं उठा रहे हैं कि विकास एक मुद्दा है, ट्रांसपेरेंसी एक मुद्दा है, गुड गवर्नेंस एक मुद्दा है। आज कोई ऐसी सवाल नहीं उठा रहा। आज सवाल उठ रहे हैं कि राफेल चौकीदार ने चोरी की और खुद को बीजेपी वाले कर रहे हैं कि हम सब चौकीदार हैं और हम उनको एक्सपोज करेंगे जो हमारे देश का खाते हैं और दूसरे देश का गुण गाते हैं। तो इस वक्त जो मुद्दे होने चाहिए थे चुनाव के, ये पहली बार नहीं है, हर साल ऐसा होता है जब चुनाव होते हैं, हर 5 साल जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो ऐसे ही चीजें सामने आती हैं। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद मुद्दों पर चुनाव होगा, शायद विकास पर चुनाव होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तब आ जाते हैं आपके इमोशनल इश्यूज, जिसको जो सूट करता है, जिसको अपीजमेंट की पॉलिसी सूट करती है, जिसको जो ध्रुवीकरण की पॉलिसी सूट करती है, वो अपने हिसाब से करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम लगातार खबर पर अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि चुनावी मौसम है, लोकसभा चुनाव का बिगुल फूका जा चुका है, तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। हम कोशिश करेंगे कि तारिगामी साहब भी हमारे साथ जुड़े, उनसे भी हम सवालात करेंगे कि क्या, तो
इस वक्त हम आपको खबर बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कल जम्मू में पहुंचे और पीएम मोदी ने रीजनल पार्टियों पर निशाना साधा, कांग्रेस पर भी निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान की भाषा नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल रही है, अब उसके साथ कांग्रेस जा मिली है, तो ये कैसा गठबंधन है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर का वजीर आजम साहब का कल का दौरा और इस दौरान एक दूसरे पर इल्जामात का सिलसिला वो लगातार जारी। दूसरी जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी कल जलसा मुनक्किद हुआ और इस जलसे में उमर अब्दुल्ला जो कि बतौर मेहमान खुसूसी थे, अवाम से खिताब किया। उन्होंने भी असेंबली इंतखाबात जल्द रियासत के अंदर न कराने पर एक बार फिर मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया और उनका ये मानना था कि अगर आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के हवाले से हालात बेहतर हो सकते हैं तो ऐसे में दूसरी जानिब असेंबली इंतखाबात रियासत में क्यों नहीं होने चाहिए। उमर अब्दुल्ला के अलावा पार्टी के दीगर लीडरान वो जो कारकुनान थे उनकी सैकड़ों की तादाद भी यहां मौजूद रही इस जलसे में और साथ ही साथ जो एक दूसरे पर इल्जामात का सिलसिला पिछले कुछ दिनों से आम इंतखाबात की तारीखों का जब से ऐलान हुआ है वो एक दूसरे के खिलाफ लगातार जारी है। तो ये सियासत की बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जलसा, पीडीपी का और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में दूसरी जानिब मसरूफ। अब जरा रुख करते हैं अगली खबर का और बात जम्मू कश्मीर के रोशन मुस्तकबिल कहलाने वाले उन तलबा की करते हैं जो इन दिनों परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। हम बात पहाड़ी तलबा की कर रहे हैं, पहाड़ी स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें सरहदी जिला राजौरी, सरहदी जिला पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ के कुछ इलाके और साथ ही साथ करना, उड़ी और कुपवाड़ा के वो इलाके जहां से नौजवान पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए जम्मू या दीगर कई मुल्क के हिस्सों में जाते हैं और अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाने की तमाम कोशिशें करते हैं, मेहनत और लगन से काम करते हैं। लेकिन ज्यादातर नौजवान जो हैं इनमें गरीब खानदानों से हज ताल्लुक रखते हैं और मरकजी हुकूमत या रियासती हुकूमत की तरफ से इनको साल में एक बार स्कॉलरशिप के जरिए मदद की जाती है ताकि जो बच्चों के जो अखराजात हैं, जो एडमिशन का कम से कम जो खर्चा इन नौजवानों का आया है, इन स्टूडेंट्स का आया है, पहाड़ी तलबा है, वो इनको कम से कम वापस मिले ताकि अपने आप को ये स्टैंड कर सकें, कोई जरूरी जो चीजें हैं पढ़ाई के हिसाब से वो तमाम चीजें खरीद सके। लेकिन स्कॉलरशिप जब रियासती सरकार की तरफ से जो पहाड़ी तलबा को दिया जाता है, एडमिशन के हिसाब से दिया जाता है, जो उनके अखराजात होते हैं, पढ़ाई पर जो पूरा खर्च होता है, उसी हिसाब से अगर किसी यानी एक तलबा को, एक स्टूडेंट को अगर हम बात करें, पर स्टूडेंट को अगर 10 या 15 हजार रुपए लगते हैं तो उसको रियासती हुकूमत की तरफ से 10 या 15 हजार रुपए ही वापस स्कॉलरशिप के तौर पर मिलते हैं। लेकिन इस साल की बात करें, तलबा इस वक्त कॉलेज में क्लासेज में होने चाहिए थे, लेकिन इसके जो रियासती हुकूमत की तरफ से जो इस वक्त कदम उठाया गया है या पहाड़ी बोर्ड की तरफ से उठाया गया है, उसके चलते क्लासेज में होने के जो क्लासेज में तलबा होने चाहिए थे वो इस वक्त सड़कों में या कहीं मैदान में प्रदर्शन करते, प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। उसकी वजह ये कि उनके स्कॉलरशिप में कटौती की जा रही। पहले इन तलबा को सुन लेते हैं कि उनकी मसले मसाइल जो हैं दीगर क्या है और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो विनोद कुमार इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके बाद हम आपको उन विद्यार्थियों की बाइट भी दिखाएंगे। पहले विनोद के पास सीधा चलेंगे। विनोद, ये पहाड़ी बच्चे हैं, हम देश का भविष्य सुनते हैं, जुमलेबाजी सुनते हैं कि देश का भविष्य अच्छा होना चाहिए और बच्चे देश का भविष्य है भी, क्योंकि अगर बच्चों की तालीम अच्छी होगी तो आगे देश का भविष्य भी अच्छा होगा। लेकिन अगर इन पहाड़ी स्टूडेंट की बात करें तो इनका ये कहना है कि जो स्कॉलरशिप इन्हें मिलनी चाहिए थी उसमें कटौती की गई हो, सिर्फ 3,000 रुपए तक ही इन्हें दिए जा रहे हैं, जिससे इन्हें मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। हमने कई रिपोर्ट्स भी अपने दर्शकों को दिखाई, आप भी लगातार रिपोर्ट्स दिखाते रहते हैं अपने प्रोग्राम में कि किस तरीके से बच्चों को मुश्किल होती है, प्रशासन की तरफ से जो पैसा आता है वो इन बच्चों को नहीं मिल पाता। तो आखिर इनकी परेशानी किस तरीके से हल होगी, क्या कुछ इलाज है? देखिए अर्श, मैं आपको बता दूं कि सब दावे करते हैं, टाल क्लेम्स करते हैं। अब ये पहाड़ी बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी के कोटे में से थे। तो आपको अंदाजा लगाना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे दावे करती है और उसके बाद नतीजे क्या निकलते हैं। पहाड़ी बच्चों को एक उम्मीद रहती है कि उनको स्कॉलरशिप मिलेगा और आप उनके स्कॉलरशिप पर कटौती करते हैं, यानी उनके अधिकारों को आप काट रहे हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा। कुलदीप राज गुप्ता थे वाइस चेयरमैन, मुझे याद है वो बार बार मुझे फोन करके वो कहते थे कि हमने ये किया, हमने वो किया, प्रकाशित नहीं करते हो आप टीवी में, नहीं दिखाते हो, लेकिन सच्चाई तो कुछ और निकली ना। बच्चे आज सड़कों पे इसलिए हैं क्योंकि उनकी स्कॉलरशिप, वजीफा जिसको बोलते हैं, छात्रवृत्ति जिसको बोलते हैं, उसमें कटौती की हुई है। कहीं ना कहीं इसकी जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी को भी देनी होगी, पिछली सरकार को भी देनी होगी। लेकिन अगर इन बच्चों की बात करें विनोद, आप कह रहे हैं कि जवाब तो देना होगा, वो बात ठीक है कि जवाब उन्हें देना होगा और देना भी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन भविष्य क्या है, बच्चों का भविष्य क्या है? क्योंकि हमने जम्मू कश्मीर में देखा, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। विनोद, चलिए कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण विनोद का संपर्क हमारे साथ नहीं हो पाया है। हम आपको इन विद्यार्थियों की बाइट सुना देते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है, किस कदर ये परेशान है, वो जरा आप देखिए। हमने सुना है कि जो हमारी स्कॉलरशिप की पहाड़ी होगी अब ये कम की गई है, जिसकी वजह से ये एमएलए के इलेक्शन वगैरह जो भी आ रहे हैं उसकी वजह से कम की गई। और हम ये चाहते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट का हक है, जो स्कॉलरशिप का हक है, ये हमें मिलना चाहिए। हम ये गवर्नर साहब से अपील करते हैं, जो हमारा हक है स्कॉलरशिप है बच्चों का, हमें वही पैसे दोबारा मिलते हैं कि जो हमारे एडमिशन फी होती है। हम ये चाहते हैं कि हमारा हक हमें मिलना चाहिए। और साथ में हमारे पास इतना एफर्ट नहीं होता कि हम किसी प्राइवेट कॉलेज पढ़े या अच्छे कॉलेज या किसी कॉलेज पढ़े, हमारे पास एफर्ट नहीं है। ये हमारा गोल्ड पीजी कॉलेज है, हम इसलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर आज हमारा इकट्ठे होने का ये फायदा है कि हमारा जो है स्कॉलरशिप पहले हमारी एडमिशन के बेस पर आता था। अगर हमारी एडमिशन 10,000 15 है स्कॉलरशिप आता था, तो अब जो है नया रूल जो निकला है, लोअर क्लासेस से यूजी तक कोई भी जो है स्कॉलरशिप 3,000 कर दिया गया। तो इसमें जितने भी स्टूडेंट हैं उनका एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा है। तो हम अगर यही हाल रहा तो हम बहुत सी परेशानी हो सकती। तो खासतौर से अगर मैं बात करूं राजौरी और पुंछ के जो सियासी रहनुमा हैं उनकी तरफ से भी लगातार कोशिशें की गई हैं, लेकिन इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं सैयद मुश्ताक बुखारी साहब। बुखारी साहब वेलकम, खुशामदीद, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से पहाड़ी तलबा इस वक्त कॉलेजेस में होने के बजाय वो सड़कों पर है, इनकी परेशानी है, और तलबा पहले ही दूर दराज इलाकों से ताल्लुक रखते हैं, गरीब खानदानों से है, पढ़ाई पहले ही मुतासिर है, मौजूदा सूरत हाल देखें या फिर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज या दीगर बुनियादी सहूलियात की वजूहात से उनकी पढ़ाई मुतासिर रहती है। लेकिन अब एक और परेशानी इनके रास्ते में स्कॉलरशिप को लेकर, तो क्या कहेंगे इन तलबा की जो परेशानी है जिसमें लगातार इजाफा हो रहा है, अब बोर्ड को क्या कुछ करने की जरूरत है या रियासती गवर्नर इंतजामिया को इस वक्त? देखिए, जहां तक ये स्कॉलरशिप का ताल्लुक है, अभी लेटेस्ट कोई एपिसोड हुआ है, इन दिनों हम बिजी रहे अपने इस इलेक्शन वगैरह में जी, तो मुझे टाइम नहीं दे सका इनको, और ना इन्होंने मुझे अप्रोच किया। एक बड़े स्टैंडिंग ऑर्डर है, हमारा स्कॉलरशिप बाकी कम्युनिटी से ST SC से फार ज्यादा है। मिनिमम 6,000 हम देते रहे हैं स्कॉलरशिप। पता नहीं ये क्या एपिसोड है, तो मैं आज आई विल टेक अप द मैटर विद कंसर्न अथॉरिटी। बिल्कुल, हमने अथॉरिटी से बात करनी चाहिए, बदकिस्मती से हमारा इस वक्त राब्ता नहीं हो पाया, लेकिन ऑफ ईयर जो हमारी बात हुई उसके मुताबिक जो फंड्स हैं अभी तक जितने अवेलेबल हैं वही दिए जाएंगे जो बोर्ड ऑफिशियल्स का मानना है। ताहम क्या ये फंड्स की वजूहात अगर कम है तो इसमें कहीं ना कहीं बोर्ड की भी फिर ऐसी जो है गलती हो सकती है, क्योंकि तलबा जिस हिसाब से ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं उस हिसाब से तो पैसा पूरा मिलना चाहिए। देखिए, ये बड़ी नादान है कोई ये इस बोर्ड में जिसने आपसे ये बात की है जी। अरे स्कॉलरशिप तो उतना ही मिलना है जितना हमने फैसला किया हुआ है। अगर पैसा कम है तो कम स्टूडेंट को दो, जब बाकी आएगा पैसा तो बाकी स्टूडेंट को भी मिल जाएगा। ये थोड़ा कि वो बांटना है 100 रुपया करके देना है सबको। आई विल टेक अप मैटर विद द कंसर्न अथॉरिटी, और इंशाल्लाह देखता हूं मैं। बहुत सारे नौजवान आपको सुन रहे हैं इस वक्त गुलिस्तान न्यूज के जरिए, उनको क्या एश्योरेंस मिलेगी कि सैयद मुश्ताक बुखारी साहब या दीगर जो लीडरान हैं वो अब इनकी मेरा जाती मसला है, ये हमारा जाती मसला है, हमारी कौम का मसला, हमारे इस कौम के बच्चों का मसला है। मैं नहीं इसमें इंटरेस्ट लूंगा तो और कौन लेगा? हम सब इसमें इंटरेस्ट लेंगे और आई एश्योर देम के हम देखेंगे कि क्या वजह, क्या रीजन क्या है। और अगर तो सिर्फ फंड्स का मसला है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर कोई जानबूझ के कोई साजिश कर रहा है तो वो भी देखा जाएगा।
चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सैयद मुश्ताक बुखारी, फॉर्मर मिनिस्टर और एमएलए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और पहाड़ी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते रहे हैं, और अब इनकी तरफ से भी एश्योरेंस दिया गया, यकीन दहानी कराई गई है कि तलबा की जो परेशानी है, उनकी मुसीबत के इस वक्त में वो उनके साथ खड़े हैं। और अगर फंड्स को लेकर जिस तरीके से ऑफिशियल से हमारी बात हुई थी, बोर्ड ऑफिशियल्स के मुताबिक फंड्स को लेकर जो परेशानियां, जो दिक्कतें आ रही हैं, उसके बाद तलबा को सड़कों पर आना पड़ा है। ताहम सैयद मुश्ताक बुखारी साहब की तरफ से एश्योरेंस दी गई है, यकीन दहानी कराई गई है कि वो जल्द इस मैटर को अथॉरिटीज के साथ उठाएंगे और ये जो मुसीबत का वक्त है इससे निकालने में वो तलबा की मदद करेंगे। तो अगली खबर का रुख करते हैं, बात करेंगे विदेश मंत्रालय की, क्योंकि विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान आया। पिछले दिनों पुलवामा हमला हुआ, पाकिस्तान ने बोला कि हमें सबूत दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान को सबूत भी दिए गए, डोजियर सौंपे गए, लेकिन क्या कार्रवाई की वो सबने देखा। अब भारत इससे निराश है कि पाकिस्तान उस पर आखिर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा, क्योंकि हमने भी पिछले दिनों देखा कि पाकिस्तान की तरफ से भी ये कहा गया था कि हम कार्रवाई करेंगे, एक रिपोर्ट भी सौंपी गई कि वो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई जिस तरीके से करनी चाहिए थी वो पाकिस्तान में नहीं हो रही। और विदेश मंत्रालय का यह बयान आया कि भारत इससे निराश है कि सबूत सौंपे गए लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। इससे पहले आपको याद होगा मुंबई हमला हुआ, उसके लिए भी पाकिस्तान को रिपोर्ट सौंपी गई कि वो उस पर कार्रवाई करे, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। तो पाकिस्तान का दोहरा चरित्र, एक तरफ कहता है कि हमें सबूत दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान के नए नवेले प्रधानमंत्री इमरान खान साहब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं भारत हमें सबूत दे, हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन असली चेहरा पाकिस्तान का सबके सामने है कि वो कितनी कार्रवाई कर रहा है, कितनी कार्रवाई नहीं कर रहा है। बिल्कुल, पुलवामा हमले के बाद जिस तरीके से हालात बने थे और पाकिस्तान ने सबूत पेश करने को कहा था, और उसके बाद डोजियर जो पाकिस्तान को सौंपा गया था उस पर पाकिस्तान का कल वापस रद्द-ए-अमल आया था, और भारतीय हाई कमिश्नर को तलब करके जो एक जांच रिपोर्ट सौंपी गई थी उसके मुताबिक अभी तक पाकिस्तान ने जो कहा था, जो दावा किया था पाकिस्तानी हुकूमत ने, उनकी तरफ से जो अभी तक कार्रवाई हुई है या जांच हुई है उसमें जो हुकूमत की तरफ से जो कुछ हुआ है संजीदगी से इकदाम उठाए गए हैं। ताहम अब दोबारा भारतीय वजारत खारजा की बात करें तो तर्जुमान रवीश कुमार ने कल मीडिया को ब्रीफिंग भी दी, और उनके बयान में जो सामने आई वो ये जी पाकिस्तान ने भारत के डोजियर को संजीदगी से नहीं लिया। ताहम जो पाकिस्तान की तरफ से रिस्पांस आया, जो जवाब मिला, उससे ताज्जुब नहीं है भारत को। रवीश कुमार साहब का यह मानना था, क्योंकि इससे पहले भी 2008 में या पठानकोट हमला जो हुआ उसके बाद भी जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से मुअस्सर जवाब नहीं मिला, इसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई उन तंजीमों के खिलाफ जो पाकिस्तान में सरगर्म है। इससे पहले भी इस तरह के जवाब मिलते रहे हैं, वो इससे ताज्जुब नहीं है, लेकिन हैरान जरूर हैं कि पाकिस्तान आज भी इतने सबूत देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो हम कोशिश करेंगे कि नवदीप छाबड़ा हमारे सीनियर साथी इस पर जुड़े हैं पूरी बातचीत के लिए। पाकिस्तान क्योंकि लगातार हमेशा कार्रवाई की बात करता रहा है, सबूत भारत की तरफ से सौंपे जाते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक उम्मीद थी कि नए नवेले प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि हमें आप सबूत दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे, एक उम्मीद जगी थी कि क्या वो कार्रवाई करते हैं या नहीं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा जैसे पहले था अब भी वैसा ही है, क्योंकि पाकिस्तान की बागडोर असल में पीएम के हाथ में नहीं, वहां की सेना के हाथ में है। नवदीप छाबड़ा इस पर हमारे साथ जुड़ेंगे पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर नवदीप का हम रुख करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नवदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे सीनियर साथी हैं नवदीप आप इस खबर पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। पाकिस्तान ने कहा हमें सबूत दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे, पुलवामा हमले के सबूत सौंपे गए, पाकिस्तान की तरफ से रिप्लाई भी आता है, लेकिन भारत उससे नाखुश नजर आया, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान को कार्रवाई करनी चाहिए थी उस तरीके से पाकिस्तान कार्रवाई नहीं कर रहा। इससे पहले भी आपने देखा मुंबई हमले के सबूत भी सौंपे गए, लेकिन पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो पाकिस्तान का दोहरा चरित्र एक बार फिर सामने आया, क्योंकि उम्मीद थी नए नवेले प्रधानमंत्री इमरान खान से। देखिए हर्ष, पाकिस्तान के अंदर पीएम चाहे कोई भी बने, हालांकि इमरान खान बड़ी एक नई सोच लेकर आए थे, पाकिस्तान को बदलने की सोच लेकर आए थे, लेकिन शायद मुझे लगता है वो निश्चित का उन्हें आभास नहीं था कि वहां पर सेना और आईएसआई का सरकार पर कितना दबाव रहता है। और यही कारण है कि आज देखिए पुलवामा हमले को लेकर पाकिस्तान वही देश जिसने सबसे पहले इस हमले की निंदा तक नहीं की, उसके बावजूद पहले उनके विदेश मंत्री ये मानते हैं कि मौलाना मसूद अजहर हमारे देश में है, बीमार है, लेकिन वो उठ नहीं सकता। उसके बावजूद
इनका जो स्टेटमेंट है अचानक चेंज हो जाता है कि मौलाना मसूद अजहर की हमें कोई जानकारी नहीं है। और इसके बावजूद पाकिस्तान तब हद कर देता है जब वो ये कहता है कि पुलवामा के अंदर जो हमला हुआ उससे जैश ए मोहम्मद का कोई हाथ नहीं है, जबकि स्पष्ट रूप में वीडियो जारी होता है, ऑडियो टेप जारी होता है, उसमें जो जैशे के सरगना है वो खुद इस हमले की जो मिलिटेंट है वो जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन उसके बाद देखो सुनहरिया तब ज्यादा चेंज हुआ जब यूएनएससी के अंदर प्रस्ताव लाया गया 3 देशों के द्वारा जी, और चीन ने जब उस पर वीटो लेके आया तो पाकिस्तान का रुख पूरी तरीके से चेंज हुआ। लेकिन अब ये पूरी दुनिया के सामने एक नापाक चेहरा सामने आया कि आप पुलवामा हमले को आतंकी हमला ही नहीं मान रहे। यानी कि पाकिस्तान जानता है कि अगर पहले वो पुलवामा हमले को आतंकी हमला करार देता है तो जाहिर सी बात है कि आतंकी हमले को लेकर वो कटघरे में आता है। तो इसलिए उसने इस पूरे मुद्दे को ही दुनिया के सामने खत्म करने के लिए पुलवामा हमले को आतंकी हमला मानने से इनकार कर दिया, जबकि हम सारी दुनिया जानती है कि हमने डोजियर के जरिए कम से कम 40 से ज्यादा देशों को सबूत सौंपे हैं हर। और इस बारे में कि जिसमें ऑडियो टेप से लेकर वीडियो टेप और इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर तमाम रैलियों के जरिए हाफिज सईद और दूसरे कई आतंकियों ने बात पर बड़े हमलों को संकेत दिए थे, जिससे इनपुट भी मिले थे, तो तमाम सबूत जो थे वो दिए गए थे। इसके अलावा जो मोबाइल लोकेशन के अलावा जो पीओके के अंदर वहां पर आतंकी मौजूद थे, चाहे वो हाफिज सईद नवदीप जी बात डोजियर की हो रही है, तो पहले पाकिस्तान की तरफ से सबूत मांगे जा रहे थे और अब जब दिए गए तो वापस से सवाल रहता है कि पाकिस्तान तो क्या अब ये माना जाए कि पाकिस्तान संजीदा नहीं है इस मामले को लेकर? मार रहा है, लेकिन ऐसी क्या उसकी मंशा है कि आप वो किसी भी तरीके से आतंकियों पर कार्रवाई नहीं कर सकते। नवदीप, अगर बात करें जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कठपुतली है, इमरान खान साहब भी कठपुतली है क्योंकि सेना बड़ी है, वहां की सेना जो कहेगी वही इमरान खान साहब करेंगे। तो इमरान खान साहब जो बातचीत की जुमलेबाजी करते हैं, उनको इसके अलावा आजकल कुछ सूझ नहीं रहा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पे वो कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी अब पूरी तरह से समझ चुका है। आपने कल भी देखा कि चीन को लेकर भी अमेरिका ने सख्त रुख अपनाया और कहा कि अपने यहां तो वो मुस्लिमों को किस तरीके से परेशान करता है, लेकिन पाकिस्तान का वो समर्थन करता है, वीटो लगा देता है। बिल्कुल, देखिए चीन और पाकिस्तान का आतंकवाद को लेकर जिस तरीके से दोहरा रवैया है, दोनों देश अपने हितों को लेकर तो आतंकवाद को आतंकवाद मानते हैं, लेकिन जब भी दूसरे किसी देश के हित की बात आती है, उनकी चिंता की बात आती है, तो दोनों देश ही कभी भी उनकी चिंता को गंभीरता से नहीं लेते। यही कारण था कि एक बार फिर जो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश थे, उनको यूएनएससी के अंदर प्रस्ताव लाना पड़ा। और अमेरिका अभी ये साफ कहना चाहता है कि चाहे वो चीन हो चाहे कोई भी हो, आतंकवाद को लेकर दोहरी नीति नहीं चलेगी किसी भी देश की। अगर आतंकवाद से देश को पीड़ित है तो मुझे लगता है उस पर जो एक्शन है वो 100 में होना चाहिए। यही कारण है जब अमेरिका उन 15 देशों को संपर्क में है जो यूएनएससी के परमानेंट सदस्य हैं और उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश की जा रही है मौलाना मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा चिंता का सवाल यही है कि आज चीन जिस तरीके से अपने स्वार्थ और निजी हितों के लिए पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है और पाकिस्तान ओआईसी के अंदर चीन का समर्थन करता है, क्योंकि वो खुद मुसलमानों पर अपने प्रांत के अंदर जुल्म करता है। तो अब मुझे लगता है पूरी दुनिया को दोनों देशों के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा एक सुर में चीन की हेकड़ी को खत्म करने के लिए। और मुझे लगता है भारत को भी अपना जो स्टैंड है चीन को लेकर वो साफ करना होगा। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत करने के लिए, तो नवदीप छावड़ा जिस तरीके से बता रहे थे कि सबके सामने अब पाकिस्तान का दोहरा चेहरा सामने आ चुका है, चीन का दोहरा चेहरा भी सामने आया कि अपने वहां मुस्लिमों पर जुल्म कर रहा है, लेकिन वो मसूद अजहर को बचा रहा है। तो पाकिस्तान का दोहरा चरित्र आसिफ एक बार फिर सामने आया। बिल्कुल, सियासी सूरत हाल और सरहद के आर पार क्या कुछ हो रहा है, इस प्रोग्राम में हमने तमाम चीजें आपके सामने रखी और प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। और जाते जाते आपको बता दें कि मागाम का रहने वाला एक 8 साला बच्चा जो आपकी और हमारी मदद का इस वक्त इंतजार कर रहा है, 8 साला बच्चा जिसकी उम्र 8 साल ही है और 8 साल की उम्र में ही उसको इस वक्त गुर्दे की बीमारी में मुब्तला होना पड़ा है। मैं बात कर रहा हूं बदरन मागाम के एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाला यह 8 साला बच्चा है जिसका नासिर नजीर नाम है और गुर्दे की बीमारी में मुब्तला है। बच्चे का आज तक सोरा इंस्टीट्यूट श्रीनगर में 4 बार मुसलसल ऑपरेशन हो चुका है, ताहम वो अभी तक सेहतियाब नहीं हुआ है। हजारों यहां तक कि लाखों रुपए इस वक्त इसको खर्च हो चुके हैं। इसके वालिदैन को सर्जरी के साथ साथ इसकी जो अद्वियात हैं, दवाइयां हैं, बच्चे के वालिदैन के मुताबिक अब डॉक्टरों ने इसे बैरून रियासत ऑपरेशन का मशवरा दिया है, ताहम इसके लिए इन्हें कसीर रकम की भी दरकार है और आपकी और हमारी मदद इस वक्त इस खानदान को जरूरत है। कसीर तादाद में इस वक्त पैसे चाहिए ताकि बच्चा सेहतियाब हो सके। तो
आगे आके दिल खोल के मदद कीजिए और हमारे गुलिस्तान के जरिए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, ये गुजारिश या अपील आपसे की जाती है कि 8 साला नसीर की मदद की जाए ताकि वो दोबारा अपनी जिंदगी के जो उसके ख्वाब हैं वो पूरे कर सकें। आज के प्रोग्राम इस खास शुमारे सलाम जेके में फिलहाल इतना ही। कल एक और नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने फिर होंगे हाजिर। तब तक आप देखते रहें देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए गुलिस्तान न्यूज। मुझे और हर्ष को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद। नमस्कार।